हाय, मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं नितिन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 अगस्त 2020 के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस की। आज देखिए आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स मैंने चुने हैं। ये मेनली द हिंदू के अंदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आती है संडे को, उससे लिए गए हैं। और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनी हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन क्या कमज़ोर कर दिया गया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा उसके ऊपर चर्चा होगी। और फिर बात होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि प्रशांत भूषण के ट्वीट और इससे पहले जो अभी तत्काल जो ट्वीट की गई है उससे पहले भी एक ट्वीट की गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में सो मोटो एक्शन लिया है। और लास्ट जो हम बात करेंगे अंत में वो एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और गवर्नेंस के ऊपर। तो चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए कि सबसे पहले तो ये जाने कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये आपके जीएस पेपर सेकेंड पॉलिटी के लिहाज से काफ़ी उपयुक्त है। अब देखिए कि इसमें जो चर्चा का विषय क्या रहा है इसमें ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि अब तक की यदि बात की जाए तो इसमें ये देखें कि गवर्नर जो है राजस्थान के करलाज में से उन्होंने बार बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजस्थान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद की जो सलाह दी गई कि सत्र बुलाया जाए उसको बार बार रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। और अंत में जाके अब तैयार हुए हैं कि उस सेशन को बुलाया जाए। अब इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रख दी थी। सबसे पहली शर्त जो उन्होंने ये रखी कि 21 दिन का क्या किया जाए, प्रायर नोटिस दिया जाए किसको, गवर्नर को। उसके बाद ही सेशन को बुलाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पर्पस क्या है इस सेशन को या सत्र को बुलाने का वो बताएं आप हमें। इसके बाद जो बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, ये एक शर्त रखी गई। और साथ में कहा कि भाई प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कुछ भी प्रोसीडिंग होगी उधर कार्रवाई होगी उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और लास्ट में वो एग्री हुए इस बात पे कि 14 अगस्त को क्या किया जाए, सत्र बुलाया जाए। और वो भी तब जब 21 दिन की जो मियाद है वो पूरी हो जाए नोटिस की ना। अब देखिए कि इससे पहले भी ये मसला आता रहा है। पावर की यदि बात की जाए, गवर्नर के शक्तियों के बारे में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का एक मामला है 2015 का। किसका? 2015 का अरुणाचल प्रदेश का एक मामला है। और उसमें गवर्नर के के पास जो शक्ति है उसके बारे में बात की गई है। और सबसे पहले देखिए कि गवर्नर ने उस समय क्या किया था कि सेशन को चेंज कर दिया था, उसके शेड्यूल को चेंज कर दिया था। और उसके बाद उसका जो एजेंडा तय किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, उसको भी उन्होंने क्या किया कि चेंज कर दिया था। और इसमें उस समय के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के मंत्री परिषद की सलाह भी नहीं ली थी। तो अंत में ये मामला आया कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसने फैसला दिया इस पूरे के पूरे मामले को एग्जामिन करने के बाद। और एग्जामिन करने के बाद अब देखिए कि इसमें हुआ क्या। एक पक्ष इसके कौन थे, नवाम रेबिया और बेमांग फेलिक्स। और दूसरी तरफ कौन थे, डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष जो हैं वहाँ के। अब देखिए कि इसमें गवर्नर के पावर को क्या किया गया, एग्जामिन किया गया किसके द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ख़ास करके इस बात पे चर्चा हुई और फिर फैसला दिया गया कि भाई विधानसभा के सत्र को बुलाने के मामले में जो राज्यपाल हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बात कही
ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बात कही, जस्ट मिनट, और ये क्या कहा ये ध्यान देना आप लोग। द फंक्शन एंड ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर केबिन्ड, क्रिब्ड एंड कन्फाइंड। मतलब जो गवर्नर की जो शक्तियां हैं सत्र को बुलाने के संबंध में, वो क्या है, उस पर पाबंदियां हैं कुछ, उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। क्रिब्ड यानी कि रिस्ट्रेंड है, उसको उस पर कोई रुकावट लगाई गई है, और कन्फाइन है, वो अपने मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि भाई असेंबली का सेशन बुलाएगा कौन। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि आर्टिकल 174, याद रखेंगे इसको, कि आर्टिकल 174 के तहत ठीक है, सत्र को बुलाने का अधिकार, सत्र को खत्म करने का अधिकार, और यहाँ तक कि विधानसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार। अब ये तीन शब्द समझिए, इसे क्या कहते हैं, सत्र का बुलाया जाना, या इसको आवाहन भी कहा जाता है, क्लियर, या ज़्यादा सही शब्द इसके लिए होता है हिंदी में आहूत करना। और ये दूसरा शब्द है सत्रावसान, क्या है, सत्रावसान। और ये डिसॉल्व करने का मतलब भंग करना। देखिए अब ये तीन चीज़ अलग अलग हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का फर्क नहीं हो सकता, अंतर नहीं हो सकता है। अब देखिए कि सत्र को बुलाना, सत्र को खत्म करना, सत्रावसान कहने का मतलब, प्रोरोग का मतलब सत्र को खत्म करना, और डिसॉल्व करने का मतलब पूरे के पूरे जो विधानसभा है उसको भंग कर देना। और जब विधानसभा को भंग कर दिया जाता तो उसके बाद फ्रेश इलेक्शन करवानी होती है। अब देखिए कि इसमें कहा क्या गया, देखिए तो आर्टिकल 174 ये कहता कि सत्र को बुलाना, सत्र को खत्म करना, विधानसभा को भंग करना must be exercised in consonance with the aid and advice of the chief minister and his council of minister। मतलब ये करेंगे तो गवर्नर ही, लेकिन उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद जो है उनके सलाह के मुताबिक करना पड़ेगा, उसके अनुरूप करना पड़ेगा। सो द गवर्नर हैज़ टू गो इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए कि इस परिस्थिति में यदि बात करें तो ही इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम टेकिंग एनी इंडिविजुअल कॉल ऑन द इशू ऑफ हिज ऑन विल और इन हिज ऑन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इस परिस्थिति में सत्र को बुलाने की बात की जाए, सत्र को खत्म करने की बात की जाए, और उसके अलावा देखिए कि विधानसभा को भंग करने की बात की जाए, तो वो इन जनरल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे विधानसभा के भंग करने की बात करें तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि कुछ परिस्थितियों में वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप देखिए कि सत्र को बुलाना हो, सत्र को खत्म करना हो, सेशन को शमन करना हो, सत्र सेशन को प्रोरोग करना हो, तो ही हैज़ टू गो अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस मामले में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखें, इसमें द डिस्क्रिमिनेशन गिवन टू द गवर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रिलेशन विद द लेजिस्लेटिव असेंबली is not only limited and circumscribed by the constitution but also by the rules framed by the legislature assembly। ठीक है, अब देखिए तो कहा यह जा रहा है कि इस मामले में गवर्नर के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है और उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाना पड़ेगा, और साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो नियमावली बनाती है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। और ऐसा 208 अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान में दिया गया। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है कि कैन द गवर्नर डायरेक्ट द एजेंडा और प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर।
क्या गवर्नर एजेंडा को तय कर सकते हैं कि आखिर सत्र जो बुलाया जाएगा उस सत्र में किन विषयों पे चर्चा होगी, कौन सा बिल लाया जाएगा, किस बिल को किस क्रम में लाया जाएगा, किस बिल को सरकार वरीयता देगी, प्रेफरेंस देगी, क्या गवर्नर इस मामले में कुछ निर्देश दे सकते हैं। अब देखिए क्या है प्रोसीजर, क्या है प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर। कहा यह जा रहा है कि गाइडेड बाय रूल्स मेड बाय इट, तो जो विधायिका है उसके द्वारा जो नियमावली बनाई जाती है उसके हिसाब से ही लेजिस्लेचर का एजेंडा तय होगा, उसकी प्रोसीजर या उसकी प्रक्रिया तय होगी। और गवर्नर डिड नॉट हैव ए से, गवर्नर का इसमें कोई भी रोल नहीं है, गवर्नर का कोई रोल नहीं है। अब देखो, कोर्ट हैव डायरेक्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीजर, इससे पहले भी कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया जाए, लेकिन इसको कहीं भी मैंडेटरी नहीं किया गया है कि बाध्यकारी है, आपको करवाना ही करवाना होगा। और इस लिहाज से यदि देखें, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा ये कहा जाना कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए, अपने आप में जो नियम है उसके अगेंस्ट जाते हुए अब ये जो रूल है कि 21 दिन का नोटिस दिया जाए कि इससे पहले कि सत्र बुलाया जाए, तो ऐसा तो जरूर है, ठीक है। और ये जो बात है वो शुरुआत में लोकसभा के द्वारा शुरू की गई और अब क्या हुआ, बात 21 दिन से घटकर कितना हो चुका है, तो 15 दिन हो चुका है। 21 दिन से घट के कितना हो चुका, 15 दिन हो चुका। लोकसभा ने पहले 21 दिन किया हुआ था सत्र बुलाने के लिए नोटिस देने का पीरियड, लेकिन अब घटा के उसको 21 दिन कर दिया है। अब देखो कि एक चीज इसमें समझिए, और इसी चीज को राज्य के विधायिकाओं ने भी क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। अब देखिए कि लेकिन ऐसा नहीं है कि कम से कम 21 दिन, कम से कम 21 दिन, यदि स्पीकर चाहें तो उससे पहले भी विधानसभा का क्या बुला सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है, व्हेन द गवर्नर एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कब जो राज्यपाल है बिना मंत्री परिषद के सलाह के काम कर सकता है, यानी कि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियां कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो इंडिविजुअल कॉल ले सकते हैं या व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। वो देखिए क्या है कि कुछ राज्यों में जो कि जनजाति बहुल राज्य हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं, तो वहाँ पर गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है कि वो क्या करें कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करें। किसके लिए काम करें, ट्राइबल वेलफेयर के लिए, जनजाति के कल्याण के लिए काम करें। इस मामले में गवर्नर क्या कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट जो इसमें है, अब राज्य विधायिका के द्वारा कोई बिल पास की गई, राज्य विधायिका के द्वारा कोई बिल पास की गई, तो उस बिल को गवर्नर चाहें तो राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर निर्णय लेंगे, और राष्ट्रपति का निर्णय लेने का मतलब व्यवहारिक रूप से समझिए कि केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो निर्णय लेती है। तो इस मामले में जब बिल को वो रिजर्व करते हैं तो ये शक्ति उनके हाथ में निहित है और वहाँ पर अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जब ये रिकमेंडेशन किया जाता है कि सत्र को बुलाया जाए या सत्र को खत्म किया जाए, वो तो आपने देख लिया, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने यदि कहा कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, यानी कि उसके बाद फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है, दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तो ये होती है कि यदि उस मंत्री परिषद को या उस चीफ मिनिस्टर को हाउस में यानी कि असेंबली में क्या मिला हुआ है, मेजॉरिटी यदि अभी भी बनी हुई है, और तब जाके यदि गवर्नर को बोलें तो गवर्नर उनकी बात मानने को बाध्य हैं, क्योंकि उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली को रिप्रेजेंट करने का मतलब उस राज्य की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब जनता के नुमाइंदे जिनके पास मेजॉरिटी है वो यदि आपको रिकमेंड करे तो गवर्नर साहब को वो बात माननीय गवर्नर को माननी ही पड़ेगी। लेकिन यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना बहुमत खो दिया है,
जैसा कि दूसरी परिस्थिति में आप देख रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना बहुमत खो दिया है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर उनकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और यहाँ पे वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का या डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। और उसके बाद देखते हैं कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाया जा सकता है, और यदि बनाया जा सकता है तो गवर्नर उसको मौका देंगे। अब देखिए कि इफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब देखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यदि 6 महीने तक सदन का सत्र नहीं बुलाते हैं, 6 महीने तक सदन का यदि सत्र नहीं बुलाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं शंका इस बात का जरूर जाता है कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास अब मेजॉरिटी है या नहीं है। क्लियर। और एक रीजनेबल डाउट तो इस मामले में उत्पन्न हो ही जाता है। अब देखिए, इज द गवर्नर बाउंड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्या गवर्नर को लोगों के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। अब इस पे चर्चा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई थी, संविधान सभा में भी हुई थी, और संविधान सभा ने बिल्कुल मतलब ज्ञान में रहते हुए गवर्नर के जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उनको क्या किया था, सीमित किया था। अब देखिए कि रूलिंग पार्टी एट सेंटर मिसयूज गवर्नर्स डिस्क्रिमिनेशन टू सेट इज ऑन स्कोर, और बहुत दफ़े ये भी होता है कि जो केंद्र में सत्ताधारी दल है या गठबंधन है वो क्या करती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अपने पक्ष में करती है, यानी कि मिसयूज करती है, उसका दुरुपयोग कर लेती है। अब 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, क्लियर, और उसमें क्या कहा गया, गवर्नर कैन नॉट हैव एन ओवररीडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु कंस्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें ये कहा गया कि गवर्नर के पास कोई ओवररीडिंग पावर नहीं है। ओवररीडिंग पावर कहने का ये मतलब है कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, जिसके मुखिया चीफ मिनिस्टर होते हैं, कुछ एड एंड एडवाइस किया तो उसको तो मानना पड़ेगा। ये नहीं कि उस समय आप अपनी शक्ति का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा। और इवन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर द सीओएम विद सीएम एज द हेड, और यहाँ तक कि जो कार्यपालिक सरकार है वो मंत्री परिषद जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री होते हैं राज्य स्तर पे, तो वो क्या होंगे, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये पूरा मुद्दा था किसका, गवर्नर के पावर्स के बारे में। अब देखिए जो दूसरा मुद्दा है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित जो नोटिफिकेशन लाया गया, क्या वो 2006 में EIA नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी उसको क्या और कमज़ोर करता है, ये प्रश्न है। ये आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो कि GS पेपर 3 का हिस्सा है उसमें आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है, काफ़ी चर्चा का विषय है, और इसलिए इसको मैंने चूज़ किया है, मतलब चुना है। ठीक है। अब देखिए कि है क्या, अब तक जो स्टोरी है उसको समझिए कि क्या चल रहा है। कि जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक क्या किया, मसौदा प्रकाशित किया, ड्राफ्ट प्रकाशित किया EIA नोटिफिकेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के संबंध में एक अधिसूचना को क्या किया, जारी किया। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये 2020 वाला जो नोटिफिकेशन है वो 2006 वाले नोटिफिकेशन की जगह लाया गया है। और ये 2006 का नोटिफिकेशन किस कानून के तहत लाया गया था, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आई थी, जो कि एक अम्ब्रेला एक्ट कह सकते हैं। इससे पहले वाटर से, एयर से संबंधित पॉल्यूशन के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन थे, उसको एक में समाहित करके लाया गया 1986 में। अब उसके तहत 2006 में आप देखिए कि हुआ क्या, 2006 में
एक नोटिफिकेशन जारी की गई और उसी नोटिफिकेशन को अब बदला जा रहा है और उसके लिए इसको नोटिफिकेशन 2020 में सरकार ने प्रकाशित किया। ये फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट है, मसौदा है, लोगों की राय पूछी जा रही है और लोग अपनी राय देंगे और फिर सरकार क्या करेगी, अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी। अब देखिए कि और ये भी तब हुआ है जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि लोगों को अपनी रायशुमारी या राय रखने की आज़ादी जो है वो 10 अगस्त 2020 तक दी जाए, तब जाके कहीं ये एक्सटेंशन मिला है, नहीं तो पहले तो और भी कम समय दिया गया था इसके लिए। अब ये समझिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की यदि बात की जाए तो ये क्या है, एक साइंटिफिक एस्टिमेट है कि किसी भी प्रोजेक्ट का पर्यावरण के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, और ये प्रोजेक्ट माइन से संबंधित हो सकती है, कोई जो सिंचाई से संबंधित बांध है उससे, कोई औद्योगिक इकाई हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो जो कि कचरा वगैरह को क्या करे, उसकी ट्रीटमेंट करता है, उसकी साफ सफाई करता है और फिर उसको एक तरफ कचरे को अलग करता है और दूसरी तरफ जो लिक्विड है उसको अलग करता है और उसके साथ बहुत दफ़े तो बिजली वगैरह भी बनाई जाती है। तो ऐसे जो प्लांट्स लगाए जाएंगे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके बारे में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या करता है, एसेस करता है। अब देखिए, ऑल्सो प्रोविजन फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन, जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों से क्या की जाएगी, राय शुमारी की जाएगी, यानी कि लोगों के राय मांगे जाएंगे और पब्लिक हियरिंग एट द लोकल कम्युनिटी लेवल, यानी कि स्थानीय स्तर पे लोगों के साथ क्या की जाएगी, मतलब बातचीत की जाएगी। और उसके अलावा जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं और बहुत दफ़े ऑब्जेक्शन को भी रख सकते हैं कि भैया हमारा इन मामलों में क्या है, ऑब्जेक्शन है, ये गलत हो रहा है, इस ढंग से बात को रख सकते हैं। अब देखिए कि अब जो दूसरा प्रश्न है इस मामले में, वो देखिए कि कैसे जो EIA का जो मसौदा है उसका जो नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी की गई, वो पहले वाले से जो कि अभी मौजूदा लागू है उससे कैसे अलग है, ये देखते हैं। देखिए, अब इसके प्रावधानों से आप समझ पाएंगे इन बातों को, ठीक है। देखिए क्या है कि रिमूवल ऑफ द सेवरल एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ द पब्लिक कंसल्टेशन। अब क्या किया गया, नया जो 2020 वाला है उसमें क्या किया गया कि बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लोगों से जो राय विचार की जाती है उसके दायरे से परे रखा गया, यानी कि लोगों का राय विचार नहीं लिया जाएगा। अब देखिए कि इसके अंदर क्या है कि एक कैटेगरी है B2, क्लियर, उस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं। और B2 कैटेगरी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, छूट दे दिया गया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के क्लॉज 13 सब क्लॉज 11 के तहत। अब देखिए कि किन किन इंडस्ट्री को छूट दी गई है वो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल गैस शेल एक्सप्लोरेशन, मतलब जो प्राकृतिक जो तेल है और गैस का जो की खोज की जाती है उससे संबंधित यदि कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो समंदर के अंदर हो या फिर वो ज़मीन पे हो, उसको इससे एग्जेम्पशन मिला हुआ है। अब देखते चलना कि कितने को एग्जेम्पशन दिया हुआ है और बचा क्या, ठीक है। और यदि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन या छूट दे दी गई तो फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का करने का मतलब क्या रह जाता है, इस चीज़ को समझिए। अब देखिए इसके अलावा जो पनबिजली परियोजनाएं हैं, कितनी क्षमता की, 25 मेगावाट की, इसको छूट मिली हुई है। और कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट हो वो भी इसके छूट के दायरे में आता है। और वो किस कैपेसिटी का कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर का कमांड एरिया को वो क्या करे, सिंचित करे, तो उसको क्या दी गई है, इसमें छूट दी गई है। उसके बाद देखिए कि छोटे छोटे जो फाउंड्रीज हैं जहाँ पर फर्नेंस हो, ब्लास्ट फर्नेंस हो, जहाँ पर लोहे वगैरह बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन बनाई जाती है, उसको छूट दी गई है। उसके बाद रोलिंग मिल्स है, यानी कि जो बचा कुचा जो
लोहा है उससे फिर से रॉड बनाई जाए, ऐसे री रोलिंग मिल्स को भी इसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में है वो देखें क्या है ना। सो कभी कभी चीज़ें आपको हास्यास्पद भी लगेगी कि जब इतनी सारी छूट दे दी गई है और ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग के नाम पे ऐसा किया जा रहा है। जरूर से इम्प्रूवमेंट तो हो ही है और बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है इम्प्रूवमेंट में, खास करके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए। लेकिन आप ये समझिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इसका असर पड़ने जा रहा है वो भी सोचने की ज़रूरत है। और आज के डेट में जो कोविड-19 का सिचुएशन है, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि चूँकि जो जंगलों की कटाई की गई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उस समय जंगलों में लाए गए हैं, तो जो जानवरों की रहने की जगह है वहाँ पर ह्यूमन की कहीं ना कहीं एंट्री हो गई है। और इससे क्या हो गया कि भाई जो रिलेशन है ह्यूमन और जो एनिमल्स के बीच में, उसका जो बैलेंस है और संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। अब इस देखिए कि ये कौन है, स्मॉल रोलिंग मिल्स तो हैं ही, इसके बाद छोटे और मीडियम जो सीमेंट के प्लांट हैं उसको भी इसमें छूट दी गई है। और उसके बाद क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स। क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स क्या होते हैं कि जैसे कि जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो रेसिड्यू बच जाते हैं, छोटे छोटे कंकर्स जो बच जाते हैं, उसको और महीन बारीक करने के लिए ये यूनिट होती है और इसको भी छूट दी गई है। और यदि कोई फॉस्फेरिक या अमोनिया या कोई और दूसरे एसिड बनाए जाते हैं, इसको भी छूट दी गई है। ऐसे यूनिट को भी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले यूनिट को भी छूट दी गई है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि रंग और रोगन जैसी चीज़ें बनाती है या उसको छूट दी गई है। यदि कोई यूनिट बल्क में क्या बनाता हो, दवा बनाता हो, उसको सिंथेटिक रबर, रासायनिक रबर बनाता हो, और मध्यम आकार के जो पेंट वाली इकाइयां हैं जो बनाती है उसको छूट दी गई है। इसके अलावा देखिए कि जो इनलैंड वाटरवेज यानी कि नदियों पे जो जल परिवहन है उसको भी छूट दी गई है। खास करके देखें कि अब जो इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि इस जल परिवहन को और आगे बढ़ाया जाए। एक्सपेंशन और वाइडनिंग, या तो विस्तार दिया जाए या चौड़ा किया जाए, कि इसको हाईवेज को 25 से 100 किलोमीटर का, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं जो पहले से तय हैं और उसका यदि वो अनुपालन करता हो तो उसको भी छूट दी गई है। और एरियल रोपवे, ठीक है, जैसे कि हरिद्वार वगैरह में आपने देखा होगा रोपवे है, तो ऐसे बहुत सारे हिली एरिया में रोपवे बनाई जाती है, एरियल रोपवे। और वो यदि पारिस्थितिकी रूप से यदि संवेदनशील क्षेत्र में हो तो उनको भी छूट दी गई। आप समझिए, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में जो एरियल रोपवे हैं उनको छूट दी गई है। और स्पेसिफाइड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारे छूट के दायरे में हैं। अब आप देख लो कि क्या आपको ये नहीं लगता कि मोटे तौर से जो बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्या कर दिया गया, छूट दे दिया गया। अब देखिए कि मौजूदा समय में जो अभी का जो लिस्ट है उसमें देखिए कि ये जो पूरा का पूरा जो स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब जांच परख जो की जाती है, वो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के द्वारा EAP के द्वारा किया जाता है। ध्यान देना। तो प्रेजेंटली एबव लिस्ट इज अंडर स्क्रीनिंग। आज की तारीख में यानी कि 2006 के EIA नोटिफिकेशन के हिसाब से इन सबों के क्या जांच परख की जाती, लेकिन 2020 वाले में इस सभी को छूट दे दी जाएगी। अब इसके अलावा देखिए कि कोयला और कोयला से परे जो कुछ खनिज हैं, ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट्स की बात की जाए और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इनको भी डू नॉट नीड प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और परमिशन इन द न्यू स्कीम। और 2020 के नए स्कीम में इनको भी किसी तरह के क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात ये उठती है कि आखिर अब लोगों को शंका किस बात की हो रही है, परेशानी क्या है यहाँ पर, ये समझिए कि सो व्हाट आर द एप्रीहेंशन सीरियस। ये सबसे बड़ी बात कि भाई यदि बिना जांच परख के यदि इतने सारे प्रोजेक्ट को वो दे दिया जाए कि छूट दे दी जाए, तो हो सकता है कि इसका बहुत ही गंभीर
पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और फिर पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, वो अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। नोटिस पीरियड जो है पहले मतलब पब्लिक जो लोग बोलेंगे पब्लिक को सुनने के लिए, चाहे वो शिकायत हो या सुझाव हो, पहले 30 दिन हुआ करता था, अब 20 दिन है। अब देखिए इसमें है क्या कि यदि 20 दिन कर दी गई तो इसके साथ ही क्या होगा ये समझिए थोड़ा सा। जो स्टडी है EIA का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों तक ये सूचनाएं नहीं पहुंच पाएगी, खास करके जनजातीय क्षेत्र में, जहां पर कि इंटरनेट पेंट्रेशन अब इतनी नहीं है। और दूसरी बात कि क्षेत्रीय भाषा में यदि ना दी जाए तो इसके अपने ही क्या होंगे परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए कि प्रोजेक्ट एक्सपेंशन एंड द मॉडर्नाइजेशन नॉर्म्स, क्लियर। अब यदि किसी प्रोजेक्ट को विस्तारित किया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए, तो 25% की यदि इंक्रीज़ की जाए तब जाके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी प्रोजेक्ट को विस्तार दिया जाना है, आधुनिकीकरण किया जाना है, और 24% पे भी यदि है वृद्धि, तो उसका EIA नहीं किया जाएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, और 50% से ज़्यादा वृद्धि होगी, विस्तार किया जाएगा, तब जाके लोगों को कंसल्ट किया जाएगा, वरना 49% तक कभी यदि विस्तार किया जाए तो लोगों को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्थानीय स्तर पे जो स्थानीय प्रशासन है वो तय करेगी कि पब्लिक इंटरेस्ट में कंसल्ट किया जाए या न किया जाए। अब देखिए, पहले क्या होता था कि साल में 2 बार ये रिपोर्ट देनी होती थी, अब क्या है साल में 1 बार रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि भाई जो शर्तें हैं उस शर्तों को आपने पालन किया या नहीं किया। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है मुद्दा इसमें कि ये काफ़ी पीछे ले जाने वाला उपाय सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी जब 6-6 महीने पे दिया जाता तो पहले तो 2-6 महीने होते थे, पहले 6 महीने में 43% तक कम रिपोर्टिंग की जाती थी, और दूसरे 6 महीने में तो 78% तक कम रिपोर्टिंग की जाती थी, और 5 से लेकर 57% तक है तो इसमें रिपोर्टिंग होती भी नहीं थी बहुत दफ़े। और ये जो नॉन कॉम्प्लायंस या रिपोर्टिंग नहीं की जाती थी, खास करके ये यदि कोई नदी परियोजना हो, कोई जल विद्युत परियोजना हो, कोई मतलब ताप विद्युत परियोजना हो, और आपने देखा कि ये नॉन कम्प्लायंस के कारण से अभी जो LG पॉलीमर्स गैस लीक हुई विशाखापत्तनम में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये इसलिए हुआ कि भाई जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लिया नहीं था इन्होंने, और यदि लिया होता तो सारे जो सुरक्षा उपाय पहले से होते। अब देखिए, अब बात समझिए पोस्ट फैक्टो अप्रूवल अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, यानी कि नए नियम के मुताबिक पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन की यदि बात की जाए, देखिए 2 तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, एक पोस्ट फैक्टो, क्लियर, तो मतलब एक तो पीछे की तरफ किसी चीज़ को लागू कर दिया जाए, आज की तारीख में नोटिस जारी की गई और पीछे की तरफ उसको लागू किया जाए, और एक होता है कि भाई चलो काम शुरू कर दिया जाए, कोई गड़बड़ी होगी तो बाद में उसको सुधार लेंगे। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि चलो जी प्रोजेक्ट की तो शुरुआत कर दो आप, यदि कुछ गड़बड़ी हुई, कंप्लायंस नहीं हो पाया, तो या तो हम जुर्माना भर देंगे या उसमें सुधार कर लेंगे। अब देखिए क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 14 मार्च 2017 को एक ऑर्डर जारी किया, और इसमें क्या हुआ कि इनेबलिंग अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग वायलेशन, और इसमें जो वायलेशन यदि होती है, उल्लंघन होती है, ठीक है, तो उसका अप्रेजल किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, काम पहले शुरू हो चुका है, विस्तार पहले शुरू हो चुकी है, आधुनिकीकरण बिना क्लियरेंस की शुरू की जा चुकी है। अब इसको बल कब मिला, जब झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि मेरिट के आधार पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दीजिए, और इंडिपेंडेंट ऑफ द पीनल एक्शन फॉर द वायलेशन, यानी कि उल्लंघन भी हो तो जो दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए उससे परे रखिए इन बातों को, थोड़ा सा लेनियंट व्यू रखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम पे अच्छे प्रोजेक्ट को आप बंद ना करें,
केस टू केस बेसिस पे डिसाइड कीजिए, ऐसा झारखंड हाई कोर्ट ने कहा। और कहा कि इंट्रोड्यूस बेनिफिशियल स्कीम फॉर द वायलेटर्स, और पाबंदी तो दूर, इसमें यह भी कहा गया कि जहाँ तक हो सके यदि कोई उल्लंघन करता है, इसका वायलेट करता है, तो उसके लिए क्या लाएं आप, वेलफेयर बेनिफिशियल स्कीम्स लाएं। अब EIA नोटिफिकेशन 2020 की यदि बात की जाए तो इसमें एक्सक्लूड रिपोर्टिंग बाय द पब्लिक ऑफ वायलेशन एंड द नॉन कंप्लायंस, यानी कि यदि किसी ने शर्तों को नहीं माना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के शर्तों को नहीं माना, तो जो आम जनता है वो रिपोर्ट नहीं कर सकती है। इसमें क्या होगा, अब जो व्यवस्था की गई है कि सरकार संज्ञान लेगी, ठीक है, और संज्ञान भी कब लेगी, जब जो उल्लंघन करता है या जो किसी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है या उसको एस्टैब्लिश कर रहा है, ध्यान देना, तो वो खुद से सरकार को बताए, ठीक है, या सरकार की जो अथॉरिटी है वो बताए सरकार को, या कोई अप्रेजल कमेटी होगी या रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो सरकार को बताए, यानी कि जो लोगों का कंसर्न है वो भी आप किसके द्वारा जाएगा, तो जो उल्लंघन करता है उसके द्वारा, या सरकार के जो पदाधिकारी हैं उसके द्वारा, या इसके लिए मूल्यांकन करने वाली जो समिति है उसके द्वारा। अब देखिए, तो आखिर में लोगों के हाथ में तो कुछ रह नहीं गया, तो सच प्रोजेक्ट्स कैन बी अप्रूव्ड विद द कंडीशन, और ऐसे प्रोजेक्ट को भी कंडीशन के साथ अप्रूव किया जा सकता है जिसने नियमों का कंप्लायंस नहीं किया है या उल्लंघन किया है, और इसमें जो इकोलॉजिकल डैमेज जो किया गया है उसमें सुधार करने का प्रावधान है। अगेन असेस्ड, अब ये भी कौन असेस करेगा, तो रिपोर्टेड बाय वायलेटर्स, यदि मतलब एक बार आपने डैमेज किया, आपने आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया, विस्तार का काम शुरू कर दिया, कंप्लायंस नहीं हुई, एज ए प्रमोटर या एज ए वायलेटर आपने क्या किया, सरकार को रिपोर्ट किया। अब सरकार ने आपको बोला कि ये सुधार कीजिए, अब उसमें आपने सुधार किया या नहीं किया ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं देखेगी, आप खुद देखोगे और आप खुद बताओगे, क्लियर। हाँ, ये अलग बात है, इसके लिए एज ए वायलेटर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो हाउ डज द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कंपेयर विद द ग्लोबल नॉर्म, यानी कि वैश्विक स्तर पे जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जो नियम कानून है, उससे आप यदि 2020 के EIA नोटिफिकेशन की मसौदे की तुलना करें तो कैसा है। जो EIA रूल है वो जरूर से दो सिद्धांतों का पालन करे, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग हार्म, कि भाई इससे किसी का हार्म नहीं होगा, और साथ में इंटीग्रेशनल इक्विटी, और साथ में सबको साथ लेके क्या की जाएगी, बराबरी दी जाएगी। अब यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो उसने क्या किया कि मॉडिफाई कर दिया है पूरे के पूरे प्रोसेस को, किसके हिसाब से, आरहस कन्वेंशन 1990 के 8 के मुताबिक, ये याद रखेंगे आप। अब इसमें मोटे तौर से व्यवस्था क्या है, देखिए कि इन्वायरमेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट्स आर लिंक्ड, और इसमें ये कहा गया कि जो पर्यावरण के से संबंधित अधिकार हैं और लोगों के मानवाधिकार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेजेंट जनरेशन ऑज ऑब्लिगेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मतलब आज की जो पीढ़ी है उसको आगे आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में सतत विकास होना चाहिए, और जितने भी हितधारक हैं या स्टेक होल्डर हैं वो उसमें क्या हों, उस निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार हों। अब देखिए, सरकार की जो जवाबदेहिता है कि जो पर्यावरण को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, तो सरकार और पर्यावरण का संरक्षण मतलब कनेक्टेड है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, और लोगों के बीच में और जो सरकारी पदाधिकारी हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और यूरोपियन यूनियन ने कुछ निर्देश जारी किए जिसमें कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित और जो जैव विविधता से संबंधित जो चिंताएं हैं उसको क्या किया गया, ध्यान रखा गया। अब देखिए 2006 का जो EIA था उसमें खुद फ्लॉज थे या कमियां थी, जैसे कि ये 2006 का जो EIA था उसमें ये व्यवस्था थी कि जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोजेक्ट को के जो प्रमोटर्स हैं,
उनके हितों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, और साथ में यदि कोई गलत या कमियों वाला EIA दिया जाता उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता, और जो इग्नोरिंग द नॉन रिन्यूएबल नेचर ऑफ रिसोर्सेज, और जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा वाले जो संसाधन हैं उसको कहीं ना कहीं इसमें इग्नोर किया जाता रहा, उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा, और ये तो बद थी। अब देखो कि 2020 में जो व्यवस्थाएं की गई हैं EIA नोटिफिकेशन के अंदर, वो स्थिति को और बदतर बनाती है। देखिए नेक्स्ट जो अब मुद्दा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। इंडियन पॉलिटी GS पेपर सेकंड के अंदर ये क्या है मामला आएगा, ये इशू जो है उससे संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी तक का जो स्टोरी है अभी वो देखिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यानी कि न्यायालय के अवमानना का जो मामला है, ठीक है, वो एक कंसेप्ट है, समझना, एक क्या है, एक कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को समझिए कि ये क्या इस पूरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बात क्या है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को मतलब जो भी न्यायिक जो संस्थाएं हैं उनको जानबूझ के यदि कोई हमला किया जाए, कोई मतलब बातों से हमला किया जाए तो उससे बचाया जाना है, और फालतू के जो क्रिटिसिज्म है उससे बचाए जाने की व्यवस्था क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब देखिए इसमें कि और जो उसकी न्यायालय के मान की या उसकी गरिमा को कम करेगा उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अब देखो कि ये चर्चा में अब क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सो मोटो एक्शन इनिशिएट किया है प्रोसीडिंग्स का, किसके खिलाफ, जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रशांत भूषण के खिलाफ ये किया है। देखिए तो कहा जा रहा है कि ये आज के तारीख में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिखता है ना, वो कैसे कैसे इस स्थिति में आया। तो सबसे पहले समझिए कि ये परंपरा मतलब सदियों पुरानी है। इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ है उससे ये चीज़ें निकल के आती है, और इसमें जो व्यवस्था थी कि जो जुडिशियल पावर है, जो किंग के पास जो न्यायिक शक्ति थी उसको बचा के रखा जाए, मतलब उसको अक्षुण्ण रखा जाए। और पहले जो राजा हुआ करते थे, किंग जो हुआ करते थे, इस शक्ति का प्रयोग खुद करते थे, लेकिन बाद में जजों के पीठ को ये दे दिया गया, और यदि कोई वायलेशन करता जज के ऑर्डर को तो ये राजा का अपमान माना जाता, और फिर उसके साथ ही उस पर क्या लिया जाता था, संज्ञान लिया जाता था। अब देखिए लेकिन समय बदलने के साथ क्या होता है, कि जज की बात को नहीं मानना, या जज के द्वारा निर्देशों को यदि पूरा नहीं किया गया उसमें बाधा डाली गई, ठीक है, या कोई ऐसा कमेंट किया तो वो क्या हो जाता था कि पनिशेबल हो जाता था, ठीक है, यदि वो न्यायालय के प्रति क्या दिखलाता हो, डिसरिस्पेक्ट दिखलाता हो। तो देखिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या संविधान में है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित क्या कोई कानून है। तो अब देखिए भारत की यदि बात की जाए तो आज़ादी के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक तो हाई कोर्ट को दिया गया ये अधिकार, फिर कोर्ट ऑफ सम प्रिंसली स्टेट को दिया गया था, मतलब जो कुछ जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ जो कोर्ट हुआ करती थी उसको भी ये अधिकार दिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। क्लियर। अब देखिए ये कहीं ना कहीं 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का, वो क्या माना जाता है, उल्लंघन माना जाता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत अधिकार है कि यदि अवमानना कोई करे वो उसको पनिश किया जा सके, और ऐसा ही अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया
लेकिन स्पष्ट तौर से, सीधे तौर से न्यायालय के अवमानना से संबंधित एक अधिनियम 1971 में आया और इसके साथ ही इसको वैधानिक रूप से क्या मिल गई, एक पृष्ठभूमि मिल गई। अब देखिए है क्या आगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाए तो वो कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है सिविल, ये बहुत ही सिंपल सा होगा। अब इसमें यदि दो बातें हैं कि यदि कोर्ट की बात को जानबूझ के उसके ऑर्डर को नहीं माना गया तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर कोई हलफनामा दायर किया हो और उस हलफनामे को बाद में वो पूरा ना करे, तब जाके ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझें तो ये थोड़ा ज़्यादा जटिल है, और इसमें ये कहा गया, सबसे पहले देखिए कि वर्ड्स रिटन और स्पोकन साइन एक्शन दैट स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज, ठीक है, कोई शब्द हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी बोला हो, कोई इशारा किया हो जो कि या तो न्यायालय को बदनाम करे या बदनाम करने की कोशिश करे या उसकी गरिमा को कम करे या उसके अधिकार क्षेत्र को कम करे, तो इसको क्या माना जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसके अलावा देखिए कि प्रेजुडिस और इंटरफेरेंस विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि न्यायिक कोई प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, और उसमें कोई हस्तक्षेप करता हो या उसके बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, मतलब पहले से कोई अपनी राय बना के रखता हो जो कि नकारात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। अब देखिए कि इंटरफेयर्स विद और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और न्यायालय की प्रक्रिया या न्यायालय ने कोई सज़ा सुना दी है और उस सज़ा को यदि लागू किया जाना है और या उस आदेश को लागू किया जाना है और उस बीच में कोई हस्तक्षेप करता हो, टांग अड़ाता हो, तो वो क्या होगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब देखिए कि दूसरी तरफ ये एक और बात इसमें लिखी गई थी कि जुडिशरी को स्कैंडलाइज या बदनाम करने का क्या मतलब है, इसको देखिए। मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट जुडिशरी और इंडिविजुअल जज, यदि किसी जुडिशरी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इवन कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी ये अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, या किसी जज विशेष के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो CJI जस्टिस बोर्ड में वो हार्ले डेविसन पे बैठ के एक फ़ोटो खिंचवाया और उसको ट्वीट किया था, तो उसके अगेंस्ट में ही ट्वीट किया था कुछ बात को रखते हुए किसने, प्रशांत भूषण ने। तो ये भी एक कारण बना है जो अभी सो मोटो केस चलाई जा रही है इनके खिलाफ। तो कहा यह जा रहा है कि इसने बदनाम किया है किसी इंडिविजुअल जज को या पूरी के पूरे जुडिशरी को। तो एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स ऑफ द जजमेंट जुडिशरी फंक्शनिंग, यदि जो फैसला सुनाया गया, ठीक है, कोई जजमेंट दी गई या कोई जुडिशियल काम चल रहा है, उसके लिए यदि आपने कुछ ऐसा कहा जिससे कि बदनामी हो, फिर या कोई मिथ्या प्रचार किया किसके बारे में, कंडक्ट ऑफ जजेस, यानी कि जज के व्यवहार के मामले में, तो इसको माना जाएगा कि आपने जुडिशरी को बदनाम किया है और फिर जाके आपको क्या की जा सकती है, आपके ऊपर सो मोटो एक्शन के द्वारा, या किसी ने कंप्लेन किया तो अवमानना का हो सकता है कि आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और सज़ा भी दी जाए। अब देखिए कि इसके पीछे रैशनेल क्या है, तर्क क्या है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि सबसे पहले तो कोर्ट को किसी भी ऐसे विवादास्पद हमले से बचाया जा सके जो कि उसकी अथॉरिटी को कम करता हो। दूसरी बात है कि डैमेज इट्स पब्लिक इमेज, यदि उसके जो लोगों के बीच में छवि है उसको कहीं डिफेम करता हो, बदनाम करता हो, तो उससे बचाए। तीसरा है कि यदि ऐसा चलता रहा जजेस के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, यदि आम लोग कुछ भी बोलते रहे, अनाप शनाप बोलते रहे, तो लोगों की जो उनमें जो आस्था है जुडिशरी के अंदर, वो आस्था कहीं ना कहीं डिगेगी, और ख़ास करके इम्पार्शियल होने का, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का। अब इसके लिए पनिशमेंट भी है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत, और वो क्या है कि 6 महीने की सज़ा हो सकती है या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। और बोथ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और
बूथ। अब देखिए, सो व्हाट इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं होता है, क्या होता है ये आपने देख लिया कि यदि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और उसका कोई किसी ने सही आलोचना की हो, तथ्यात्मक आधार पर आलोचना की है, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। और यदि जुडिशरी ने या न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया है और उसका फेयर क्रिटिसिज्म किया जाए तो भी उसको नहीं माना जाएगा। और ख़ास करके जब कोर्ट ने उस मामले में फ़ैसला सुना दिया हो और उसका फेयर क्रिटिसिज्म हो तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि क्या ट्रुथ को एक डिफेंस माना जाएगा इस मामले में। तो बहुत सालों तक ऐसा था कि ट्रुथ को यदा कदा ही एक माना जाता था क्या कि ये डिफेंस है, इससे बचाव हो सकता है या किया जा सकता है उस व्यक्ति का जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में है। अब देखो, लेकिन इससे ये इम्प्रेशन ज़रूर जाती है कि भाई कहीं ना कहीं जुडिशरी कुछ ना कुछ छिपाना चाह रही है और कुछ ऐसे मिसकंडक्ट हैं इसके सदस्यों के द्वारा जिसको कि वो छिपाना चाह रही है। अब देखिए कि जो ट्रुथ है, ट्रुथ को तब जाके डिफेंस माना जाएगा जब वो लोक हित में हो, ठीक है। और अब देखिए 2006 में इस एक्ट में बदलाव किया गया और ट्रुथ को क्या माना गया कि एज ए डिफेंस माना गया। और वैलिड डिफेंस तब होगा जब वो किस में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोक हित में हो, या उसको बोनाफाइड मैनर में यानी कि सही इरादे से उसको लाने की कोशिश की जाए। तो अब देखिए नेक्स्ट जो चर्चा का विषय है वो एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो गवर्नेंस जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है। अब इसमें आप ये समझिए कि ये है क्या, यूनियन कैबिनेट ने आप देखो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा जुलाई 29 को की और ये 34 साल के गैप के बाद आया है, ऐसा कोई आप देख लीजिए एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें दूरगामी जो है एक दूरदर्शिता रखी गई है और ये व्यापक तौर से पूरी की पूरी संरचना को क्या करेगा, ओवरऑल करेगा, चेंज करेगा, खास करके स्कूली स्तर पे जो शिक्षा दी जाती है या जो उच्च शिक्षा दी जाती है। ना लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अभी पॉलिसी है, ठीक है, और कानून नहीं है। ये आगे निर्भर करता है कि राज्य और केंद्र सरकार कैसे इसके ऊपर अपना एक्शन लेती है, किस तरह के रेगुलेशंस को लाती है। क्यों? क्योंकि आपको जैसा मालूम है या होगा कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, जिसके ऊपर कानून पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र के कानून के खिलाफ राज्य का कानून जाए या पॉलिसी जाए तो उस हद तक वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए कि मुख्य जो प्रपोजल्स हैं वो क्या क्या, ठीक है। देखिए 10+2 की शिक्षा नीति होती थी पहले, 1 से 10वीं क्लास तक जनरल एजुकेशन दिया जाता था और 11th और 12th के अंदर क्या दिया जाता था, स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ या फिर आप देखो ह्यूमैनिटीज़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब होते थे, या कॉमर्स। स्पेशलाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाती थी। अब देखिए कि इसमें अब जो नियम लाया गया है वो 5+3+3+4 का 5 साल तक क्या होगा, फाउंडेशनल होगा, अगले 3 साल तक प्रिपरेटरी होगा, उसके बाद मिडिल लेवल पे और फिर सेकेंडरी लेवल पे। अब 3 से 5 साल में 3 से 5 साल को अब पहली बार फॉर्मल एजुकेशन में लाया गया। पहले क्या होता था, 3 साल के बच्चे प्री स्कूल में जाते थे लेकिन फॉर्मली नहीं जाते थे, क्रेच में जाते थे लेकिन फॉर्मली नहीं जाते थे। अब आधिकारिक रूप से 3 से 5 साल के बच्चों को भी शिक्षा दी जा सकेगी नई शिक्षा नीति के तहत। अब जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि भाई अंतिम 4 साल तक भी एक कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। और मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि
जो बिल्कुल मूलभूत स्तर पे जो लिटरेसी दी जाती है वो दी जाएगी, और संख्या गणित के बारे में बताया जाएगा। और इसमें जो इसके अलावा जो अगली व्यवस्था है वो देखिए कि ब्रेकफास्ट में एनर्जी वाले फूड दिए जाएंगे, और जो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो फूड दी जाती है उसमें न्यूट्रिशनल दिए जाएंगे। क्लियर? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वोकेशनल एजुकेशन जो है वो क्लास 6 से शुरू हो जाएगी, यानी कि ऐसी शिक्षा जैसे कारपेंट्री की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए, पॉटरी बनाने का, या कोई और भी काम जिससे कि सीधे तौर से बाद में क्या मिल सके, नौकरी मिल सके, जीविकोपार्जन किया जा सके बच्चों के द्वारा। अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको क्या किया जा रहा है, रीडिज़ाइन किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अब एक अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा, ठीक है, जिसके 4 वर्टिकल्स होंगे। ये रेगुलेटर क्या करेगा, एक तो रेगुलेशन करेगा, दूसरा मानक तय करेगा, तीसरा मान्यता देगा, ठीक है, और चौथा क्या करेगा, इसको वित्त पोषण या फंडिंग देगा। और विल एब्जॉर्ब, अब इसमें क्या होगा कि आर्ट्स हो, साइंस हो, टेक्निकल हो, टीचर एजुकेशन हो, वो सब एक ही फील्ड में आ जाएगा। एक ही फील्ड कहने का मतलब देखिए इसमें क्या है, समझना। अब तक क्या हुआ करता था, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आप देखो ना 11th-12th पे आर्ट, साइंस या कॉमर्स, या तो आप आर्ट्स लोगे या साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे। लेकिन अब जो किया जा रहा है इसमें कि देखिए किसी ने यदि आर्ट्स लिया हुआ है, ये साइंस का है और ये कॉमर्स का है, तो ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा भी सब्जेक्ट ले सकता है जो कि क्या करेगा, ध्यान देना, जो कि आर्ट्स का कुछ हिस्सा ले सकता है, कुछ साइंस का ले सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति यदि चाहे तो वो क्या कर सकता, कुछ आर्ट्स का और कुछ, देखिए कुछ आर्ट्स का और कुछ कॉमर्स का हिस्सा रख सकते हैं। इज इट ओके? देखिए, और यदि कुछ व्यक्ति चाहे तो वो क्या कर सकता है कि कुछ साइंस का और कुछ साइंस का, आप देखिए ये रहा साइंस, और दूसरी तरफ यदि वो चाहे तो कॉमर्स का भी कुछ हिस्सा रख सकते हैं। और तीसरा ये है, देखो बहुत सारे अब ऑल्टरनेटिव्स मिल गए बच्चों के पास, जो विद्यार्थीगण हैं 11th-12th के लेवल पे। ये देखिए कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स लेगा, या सिर्फ साइंस लेगा, या सिर्फ कॉमर्स लेगा। चाहे तो आर्ट्स और कॉमर्स ले सकता है, चाहे तो आर्ट्स और साइंस ले सकता है, और यदि वो चाहे तो साइंस और कॉमर्स भी ले सकता है, चाहे तो साइंस और कॉमर्स भी ले सकता है। और यदि वो चाहे तो वो क्या कर सकता है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही ले सकता है। मतलब ये व्यवस्था की गई है जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत। और इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके बीच में क्या किया जाए, एक बराबरी या समानता लाई जा सके। और साथ में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको भी भारत में अपने कैंपस लगाने की आज़ादी होगी। 4 साल का क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, जिसमें मल्टीपल एंट्री पॉइंट होगी, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट होगी, ध्यान रखना। और जिस लेवल पे आपने एग्जिट किया उस लेवल के हिसाब से आपको डिग्री, डिप्लोमा या रिसर्च डिग्री, ये सब चीज़ें दी जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम, यानी कि मान लो कि मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया और 1 साल के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है और मुझे क्या ह्यूमैनिटीज़ करना चाहिए, तो मेरा वो 1 साल बर्बाद नहीं होगा। क्लियर? वो उसकी क्रेडिट जो है, क्रेडिट पॉइंट मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले में जब मैं
सेकेंड ईयर में होऊंगा वो जुड़ जाएगी। क्लियर, ये व्यवस्था की गई है जो कि बड़ा ही मतलब दूरगामी इसके परिणाम होंगे। क्लियर, और साथ में एमफिल के प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। अब इसको ख़त्म कर दिया गया, जो एग्जिस्टिंग है वो 2030 तक उसको कैसे भी वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अब देखो कि क्या जो टाइमलाइन है इम्प्लीमेंटेशन का वो भी दिया गया है, सिर्फ नीतियाँ बना दी गई है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम लाया जाएगा ये 2040 तक पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदल देगा। ठीक है, कुछ जो प्रपोजल है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या माना गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए कि अब 100 एक्शन पॉइंट जो है पॉलिसी का है, ठीक है, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा फेज वाइज मैनर में, और ये टाइम के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से और किस तरह की इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इस मामले में नेतृत्व प्रदान करेंगे। 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट है, और मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट वाला जो सिस्टम है वो 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर से, और बाकी में जो है वो 3 साल वाला डिग्री कोर्स चलता रहेगा, यानी कि फेज वाइज मैनर में होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस समय, क्षेत्र और किस टाइप की इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक मानक रखा गया है इस चीज़ को। नाउ जो मौजूदा एमफिल है, ठीक है, वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि उनकी डिग्री पूरी ना हो जाए, और नए एडमिशन को एमफिल में नहीं दी जाएगी एंट्री। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, और इसका जो पायलट वर्जन है 2020 में कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में लागू कर दिया जाएगा, और बाद में जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 2021 तक लागू कर दिया जाएगा। आईआईटीज़ की यदि बात की जाए तो वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है वो गठित करने पे काम कर रहा है, जो कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर नए स्टूडेंट्स के ऊपर लागू होगा। देखिए, और फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अगले साल से इसमें लागू हो, मतलब जुड़ जाएंगी। द नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन इस साल के अंत तक ये शुरू हो जाएगा, और 2025 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए कि एनसीईआरटी की यदि बात की जाए, ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा पाठ्यक्रम को जो कि नए स्कूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक होगा, और वो अगले जो एकेडमिक ईयर है उससे लागू हो पाएगी। अब देखिए तो परेशानी कहाँ है, क्लियर, और कुछ परेशानी ये है कि बहुत सारे जो क्या करने पड़ेंगे, कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। जो ड्राफ्ट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल जो है वो पब्लिश कर दी गई है, और सितंबर तक उस पर फीडबैक लिए जाएंगे, और प्रस्तावित जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें ज़रूरत क्या पड़ेगी कि बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो अधिनियम है, एक्ट हैं, उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो कि किसके अंदर है, तो गवर्नमेंट के अंदर है। कैबिनेट नोट दे दी गई है और उसको आगे बढ़ा भी दिया गया, लेकिन इस एक्ट को पूर्णतया लागू होने में थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। अब इसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो फ्री ब्रेकफास्ट नहीं सरकारी स्कूल के अंदर, नेक्स्ट एकेडमिक में यदि बजट का सपोर्ट मिला, यानी कि बजट के अंदर इसके प्रावधान रखे गए, तब तो हो पाएगा, वरना इसको लागू करने में दिक्कत आएगी। अब जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है, उनको डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस में बदला जाएगा, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होगा, तो इसको पूर्णतया लागू करने में, ठीक है, अभी वक्त लगेगा, और अगले 15 साल में इसको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा।
इसके बाद जो बारी आती है 6% जीडीपी का खर्च करने का शिक्षा के ऊपर, इसमें वक्त लगेगा ही क्योंकि सरकार को संसाधन जुटाने पड़ेंगे। अब देखो कि प्रपोजल जो दिया गया कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाए, ठीक है, मातृभाषा में पढ़ाई जाए 5वीं क्लास तक, तो ये निर्भर करता है कि राज्य सरकारें इस पे क्या सोचती हैं। इवन कि केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय संगठन और उसके बाद यदि सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत सारे जो स्कूल हैं वो इसको मानने नहीं जा रही। एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक इस मामले में पॉलिसी को कंफर्म नहीं किया है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कूलों में ये लागू होगा या नहीं होगा और कब लागू होगा। तो ये आज की द हिंदू की कंप्लीट एनालिसिस थी और आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि चीज़ों को मैंने काफ़ी डेप्थ में चर्चा की है आपके साथ। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा वीडियो देखें और थोड़ा सा धैर्य रखने के साथ रखें। 10 मिनट 20 मिनट में बहुत सारी बातें बन नहीं पाती हैं चीज़ों को, यदि आप तथ्यात्मक रूप से और कंसेप्चुअल तरीके से यदि समझना चाहते हैं। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जहाँ तक हो अपने सहपाठियों के बीच इसको शेयर भी करें और अपने शिक्षक गण तक पहुँचाएँ और अपना और अपनों का ख्याल रखें इस कोविड-19 के सिचुएशन में और मास्क पहन के ही बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।